नमस्कार, मैं रविश कुमार। आप देख रहे हैं देश की बात। 6 से 7 दिल्ली में 41 लाख लोगों को कोरोना का संक्रमण हो चुका है। उनमें किसी प्रकार का लक्षण नहीं था, वो ठीक भी हो गए, जिन्हें हुआ पता भी नहीं चला। तालाबंदी, कंटेनमेंट जोन और तमाम एहतियातों के बाद भी दिल्ली में 41 लाख लोगों को संक्रमण हुआ, ये कोई सामान्य बात नहीं। हालांकि सरकार इसे तारीफ के रूप में देखती है कि 23% ही संक्रमित हुए। नीति आयोग के डॉक्टर वीके पॉल का कहना है कि दिल्ली में 77% संक्रमित नहीं हुए। यह नतीजा सीरो सर्वे का है। यह सर्वे 27 जून से 10 जुलाई के बीच दिल्ली में हुआ। 20,000 लोगों पर यह टेस्ट हुआ और इनमें से 23% लोगों को संक्रमण पाया गया, जिन्हें पता नहीं था। दिल्ली की आबादी ICMR 1 करोड़ 80 लाख लेकर चलता है और इसके हिसाब से 41 लाख लोग ठीक भी हो गए संक्रमित होने के बाद। डॉक्टर वीके पॉल को पहले सुनिए। सवाल यह है सर कि जो सीरो सर्वे आपने किया है, जो 23% के करीब लोग हैं जो इन्फेक्टेड हुए जून से 10 जुलाई के बीच में, इसमें क्या मैसेज है दिल्ली के लिए आपको लगता है? पहला मैसेज ये है कि 6 महीने तक भी इन्फेक्शन फैलती रही और इतने बड़े सिटी में, इतनी डेंस पॉपुलेशन में सिर्फ 23% लोग जो हैं वो इन्फेक्ट हुए। ये अपने आप में एक अचीवमेंट है। लेकिन एट द सेम टाइम ये भी हमें याद रखना है कि 77%, 75% से भी ऊपर जनता अभी भी ससेप्टेबल है। हम सब ससेप्टेबल हैं। इसलिए यहाँ तक ठीक रहे, बच के रहे, लेकिन आगे भी हमें पूरे एफर्ट्स जो हैं अपने आप को बचाने के, फिजिकल डिस्टेंसिंग, मास्क, हैंड हाइजीन, कफ एटिकेट, इन सब को हमें पूरे ज़ोरों शोरों से लागू करना है ताकि ज़िंदगी भी चलती रहे। इन्फेक्शन का भी संक्रमण आगे जो एक्सपेंशन जो है, ट्रांसमिशन है, वो नहीं हो और हम इस लड़ाई को जीत सकें। हिमांशु हमारे साथ है। हिमांशु, डॉक्टर वीके पॉल से जो आपने बातें की, आमतौर पे इस तरह के सर्वे इसलिए किए जाते हैं ताकि सरकार जो है अपनी नीतियों को बनाए। तो इस संख्या को जानने के बाद सरकार अब आपको क्या सेंस हो रहा है कि सरकार क्या करना चाहती है? दूसरा सवाल आपसे यही है कि बहुत सारे लोग जानना चाहेंगे कि क्या उन्हें कोविड हो गया था, क्या वो 43 लाख लोगों में हैं? अगर वो पक्के तौर से जानना चाहें तो क्या उन्हें और किसी टेस्ट कराने की ज़रूरत है? इस तरह की आशंकाएं उनके मन में उठ सकती हैं। ये निश्चित तौर पर देखिए, दोनों ही सवाल महत्वपूर्ण हैं। पहला सवाल में भारत सरकार ने एक आज बहुत ही स्पष्ट मैसेज दिया, जिसका जिक्र वीके पॉल कर रहे थे, कि करीब 23% लोग थे जो संक्रमित हुए। 17 जून से 10 जुलाई के बीच में रैंडम सैंपल्स लिए गए थे और 21,387, मैंने जो नेशनल NCDC के जो डायरेक्टर है SK सिंह, उनका भी एक छोटा इंटरव्यू किया है। उन्होंने ये कहा कि हमने 21,387 सैंपल्स लिए थे। 17 जून से 10 जुलाई के बीच में ये सैंपल लिए गए और इसमें से करीब 22.86% लोग थे जो संक्रमित पाए गए। और मैंने उनसे पूछा कि आपने दिल्ली के पॉपुलेशन का आधार क्या माना, तो उन्होंने कहा कि 2 करोड़ 20 लाख हमने मानकर ये आकलन किया है। करीब 46 लाख लोग हैं जो संक्रमित हुए इस दौरान। और इसमें महत्वपूर्ण ये है कि ये सभी लोग ठीक हो चुके हैं। इसमें से अधिकतर लोग ऐसे हैं जो सिंह साहब ने कहा कि ये एसिम्प्टोमेटिक थे, इनमें कोई सिम्टम्स नहीं था। ये लोग वो हैं जो ठीक हो चुके हैं। लेकिन एक बड़ा मैसेज जो वीके पॉल ने आज दिया है सरकार की तरफ से, वो ये है कि इस सर्वे से ये बात सामने आई है कि 77% लोग हैं जो अब भी ससेप्टेबल हैं, यानी वो संक्रमण का शिकार हो सकते हैं। और इसलिए कोरोना के खिलाफ जो जंग है वो अभी लंबे समय तक जारी रखनी होगी दिल्ली को, क्योंकि इन 77% लोगों को बचाना बहुत ज़रूरी है। और इसलिए हर दिल्ली वासी की ये जिम्मेदारी होगी कि जो भी गाइडलाइंस हैं, कंटेनमेंट जोन में आप रह रहे हो, कंटेनमेंट जोन से बाहर रह रहे हो, चाहे वो आप किसी भी उम्र के हों, जो भी कंटेनमेंट के लिए, कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए जो कुछ भी गाइडलाइंस हैं, उनका पालन सबको गंभीरता से करना होगा। एक दावा किया गया है नीति आयोग की तरफ से कि दिल्ली की आबादी बहुत घनी है और आमतौर पर दुनिया में जो एक पैटर्न जी मेरा एक सवाल ये है कि वो आप देख लें तो हांगकांग में भी बहुत घनी आबादी है। मतलब इस तरह से दिल्ली में भी बहुत सारा ऐसा इलाका होगा जो घनी आबादी का इलाका नहीं है लेकिन कोई इलाका है। पर मेरा सवाल दूसरा है।
आप जून से 27 जून से 10 जुलाई के बीच में सीरो टेस्ट करते हैं और पाते हैं कि 23% लोगों को ये संक्रमण हुआ है। इन अनुमानों के हिसाब से कोई 41 लाख बता रहा है, कोई 46 लाख बता रहा है। चलिए 46 लाख लोगों को संक्रमण हुआ है, वो भी जुलाई के पहले हफ्ते तक। तो क्यों नहीं माना जाए कि ये महामारी जो है कम्युनिटी में फैल गई है। 100% आबादी में तो स्पेनिश फ्लू के वक्त भी 100% आबादी इसकी चपेट में नहीं आई थी। इतनी सतर्कता, नियमों, एहतियातों के बाद भी अगर 46 लाख लोगों को संक्रमण हो चुका है तो इसका मतलब यह है कि दिल्ली में न जाने कितने लोग संक्रमित हो चुके हैं। पूरी दिल्ली हो चुकी होगी। ये मानने का आधार क्या हो सकता है कि 77 लाख लोग इसमें नहीं संक्रमित हुए हैं, सिर्फ 46 लाख ही होंगे। फिर देखिए, इसमें दो बातें हैं। जो सीरो सर्वे किया जाता है उसकी एक रैंडम सैम्पलिंग, उसकी जो प्रोसीजर है उसमें रैंडम सैंपल्स लिए जाते हैं और इसमें यह कहा गया है कि दिल्ली के हर ज़िले से सैंपल्स लिए गए, रैंडमली कलेक्ट किए गए सैंपल्स को, और उसके आधार पर यह आकलन किया गया। लेकिन एक बात जो यहाँ पर गृह मंत्रालय के बड़े अधिकारी आए थे, स्वास्थ्य मंत्रालय के, माफ़ कीजिएगा, लगभग सभी ने ये बात कही है बहुत प्रमुखता से कि करीब 6 महीने के बाद भी इतने बड़े स्तर पर लोगों का संक्रमित होना निश्चित तौर पर चिंता की बात है। लेकिन साथ में उन्होंने नए ट्रेंड्स भी सामने रखे हैं आज अपनी ब्रीफिंग में, और ये कहा है कि एक वक्त था मई में जब हर दिन 3800 नए मामले रिपोर्ट हो रहे थे दिल्ली में, लेकिन अब कल जो है वो नए मामलों की जो संख्या है वो 1000 से भी नीचे जा चुकी है। तो उनका मोटे तौर पर आकलन ये है कि ये उस दौर में रैंडम सैंपल्स के जरिए सैंपल्स लिए गए जब संक्रमण का खतरा बहुत ज़्यादा था, और धीरे धीरे अब ये दावा किया जा रहा है कि पिछले 2 हफ्तों में बहुत तेज़ी से स्थिति पर नियंत्रण हो रहा है और इसलिए घबराने की बात नहीं है। लेकिन साफ तौर पर 2 मैसेज तो सरकार की तरफ से, स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से दिया गया है कि 23% लोगों का संक्रमित होना 6 महीने बाद, जब पहला मामला 30 जनवरी को भारत में रिकॉर्ड किया गया था, चिंता की बात है। और साथ में इससे भी बड़ी चिंता की बात यह है कि 77% लोग अब भी दिल्ली में हैं जो ससेप्टेबल हैं, संक्रमण का शिकार हो सकते हैं, इसलिए खतरा बना हुआ है। सबको सतर्क और सजग रहने की जरूरत है। जी हिमांशु, ये बात भी देखने की है कि दर्शकों को बताने की ज़रूरत है कि जिन्हें असिम्प्टोमेटिक हैं, जिन्हें ये कोविड पॉजिटिव हो गया है सीरो टेस्ट के हिसाब से, वो ये ना समझें कि उन्हें अब दोबारा नहीं हो सकता है, क्योंकि ये पता नहीं है कि उनके भीतर जो इम्यूनिटी या प्रतिरोधी क्षमता बनी है वो कितने दिनों तक रहेगी। इस पर कोई स्पष्ट वैज्ञानिक शोध नहीं है। जो अभी तक जो नतीजे आए हैं, जो हमने पता किया है, वो यही कि जो गंभीर रूप से बीमार होकर ठीक हुए हैं या अस्पताल तक गए हैं या जिनके लक्षण किसी न किसी रूप में स्पष्ट रहे हैं, उनके भीतर जो प्रतिरोधी क्षमता बनती है, इम्यूनिटी लेवल बनता है, वो कुछ ज़्यादा समय तक रहता है, यानी ज़्यादा समय तक दोबारा होने की आशंका नहीं है। लेकिन ये जो 46 लाख लोग हैं जिन्हें पता भी नहीं चला और होके ठीक हो गया, इनके भीतर ये कहा जाता है कि एंटीबॉडी बन गया है, वो प्रोटीन बन गया है। लेकिन आप इस बात को लेकर आश्वस्त नहीं हो सकते कि आपके भीतर लड़ने की क्षमता जो है वो कितने दिनों तक रहेगी, यानी कितने दिनों तक आप बचे रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे। हो सकता है ज़्यादा से ज़्यादा 2 हफ्ता या 3 हफ्ता, और उसके बाद संक्रमित हो जाएं। तो इस पर बहुत स्पष्ट राय नहीं होती है। सरकार अपनी नीतियों को बनाने के लिए इसका इस्तेमाल कर सकती है, लेकिन सभी को, चाहे वो संक्रमित हो गए हैं या नहीं हो गए हैं, हाथ की सफाई, चेहरे को साफ रखना, मास्क लगाना और हो सके तो धीरे धीरे बोलना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि धीरे बोलेंगे तो जो ड्रॉपलेट्स है वो बहुत दूर जाकर नहीं गिरेगा, तो आपके आसपास गिरेगा तो कोई चांस कम होगा कि संक्रमित हो। थैंक यू हिमांशु। यहाँ पहला डेड बॉडी, दूसरा बाढ़ ढंगे। चाची कब से पड़े हुए हैं? 4 बजे भोर से 11 बजे रात के 4 बजे भोर में दम टूट गए। दम टूट गया है ना? अभी तो कोई हटाया नहीं है ना, कोई ना ले गया है? कोई पूछने के लिए आया है कि नहीं कि इसको ले जाने के लिए? कोई पूछ रहा है कि नहीं? मुख्यतः जो हमने देखा है वह यह है कि जब माइग्रेंट पॉपुलेशन वहां पर वापस गई थी तो स्टेट ने उसको बड़े अच्छे ढंग से मैनेज किया और केसेस का स्प्रेड रोकने में स्टेट काफी हद तक सफल रही। उसके साथ ही जब केसेस की दर वहां पर थोड़ी बढ़ने लगी तो स्टेट ने एक बड़े प्रोएक्टिव स्टेप के रूप में पूरी स्टेट में वहां पर लॉकडाउन इस मंथ एंड तक लगाया हुआ है। हमारा बड़ा क्लियर फोकस है
कि सबसे पहले तो हमें टेस्टिंग पर ध्यान देना है। तो इसी के तहत हमने स्टेट से रिक्वेस्ट की है कि टेस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को और बढ़ाया जाए। लॉकडाउन का फेज जो बिहार में अभी चल रहा है, इसको हम सही ढंग से सदुपयोग करें और वहां पर हम अपने हॉस्पिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को और अपग्रेड करें। लव अग्रवाल ने, आपने देखा, जो स्वास्थ्य विभाग के, केंद्रीय स्वास्थ्य विभाग के बड़े अधिकारी हैं, वो क्या कह रहे हैं। वो इन बिहार की जनता इस वक्त आश्वस्त होना चाहती है, लेकिन ऐसे वक्त में वो तारीफ की गुंजाइशें ढूंढ कर ला रहे हैं कि मजदूर गए थे तब बहुत अच्छे से बिहार ने हैंडल किया था। जब बिहार हैंडल करने की स्थिति में था इतने लाखों की संख्या में मजदूरों को, तो अब फिर मजदूरों को या मरीजों को क्यों नहीं हैंडल कर पा रहा, क्यों उसके अस्पतालों की हालत खराब है। क्या केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की टीम को पता नहीं था कि बिहार 10,000 टेस्ट नहीं कर पा रहा है और बिहार को 10,000 टेस्ट करने की जरूरत है। अब आप बता रहे हैं कि हॉस्पिटल इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक करने की जरूरत है। क्या आपको यह पता नहीं था? अगर लोगों ने खुद से वीडियो वायरल नहीं किया होता तो क्या आपको अखबारों से पता चल रहा था, वहां के हिंदी अखबारों से, कि स्थिति यह है मरीजों के बारे में? कोविड को लेकर जो छपाई हो रही थी, जो खबरें छप रही थी, आप उन्हें पढ़िए, लगेगा ही नहीं कि किसी प्रकार की समस्या है। लेकिन कितने लोग जहां लाइन में खड़े होकर दम तोड़ गए, किसी को अस्पताल नहीं मिला, किसी को ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं मिला। यह हालत है बिहार की। ये गनीमत है कि इसके बाद भी मंगल पांडे बात कर रहे हैं मीडिया से। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने तो बात तक नहीं की है मीडिया से, जिस तरह से दिल्ली में अरविंद केजरीवाल बात करते हैं। बात करते तो शायद और पता चलता कि क्या हुआ क्या है, इसके पीछे की इंतजाम नहीं हो पा रहा है। लेकिन मंगल पांडे क्या वो जवाब दे रहे हैं जो इस वक्त बिहार की जनता को चाहिए? सुनिए। आजकल हर दिन बिहार के एनएमसीएच का कोई ना कोई वीडियो वायरल होता है। हमारे साथ इन सब के बारे में बात करने के लिए खुद स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे जी। सर, ये आखिर क्या बात है कि डेड बॉडीज जो है 12-12 घंटे बिहार के स्पेशल कोविड अस्पताल में रखा रहता है? ये देखिए, जो कोविड के डेड बॉडी का प्रोसीजर है, उस प्रोसीजर को पूरा फॉलोअप करना पड़ता है। उसके कुछ नियम कानून हैं कि एक सामान्य व्यक्ति की मृत शरीर की तरह उसको आप नहीं हॉस्पिटल से बाहर निकाल सकते हैं। उसके पहले उस डेड बॉडी के ऊपर लेप लगाना पड़ता है, दवाइयों का उपयोग करना पड़ता है, फिर उसका जो कवर बैग आता है उसके अंदर प्रॉपरली डालना होता है, फिर परिवार के लोगों को बुलाना होता है। जिस जिले के वो रहने वाले होते हैं उस जिले के डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को भी उसकी सूचना देनी पड़ती है, फिर पटना के जिला प्रशासन को भी। लेकिन सर, वार्ड में रखा रहता है तो अन्य जो उसमें मरीज हैं उनको काफ़ी दिक्कत आती है। नहीं, इस प्रकार की शिकायत पहले मिली थी तो वो निर्देश दिया गया है कि ऐसी कोई शिकायत नहीं होनी चाहिए और डेड बॉडी यदि किसी की दुखद मृत्यु होती है तो उसको रखने की अलग व्यवस्था अस्पताल के अंदर होना चाहिए, ये हिदायत दिया गया है। बिहार में मरीज बढ़ रहे हैं और पॉजिटिविटी की संख्या बढ़ती जा रही है, करीब 13% से भी ऊपर है। ये कितना चिंता का विषय है? निश्चित रूप से विगत 7-8 दिनों में जो पॉजिटिव केसेज हैं उनके नंबर्स बढ़े हैं, वो डेटा हम सब लोग के सामने है और हम लोग देख रहे हैं कि एवरेज 1100-1200 से लेकर 1500 के बीच तक ये संख्या गया है। और इसके कारण जो हमारे नंबर ऑफ एक्टिव केसेज हैं वो बढ़े हैं। तो हमने जो अपनी सुविधाएं व्यवस्थाएं बनाई हुई हैं उन व्यवस्थाओं के अंतर्गत इन लोगों को इलाज तो हम कर रहे हैं, लेकिन इस संक्रमण के चेन को तोड़ने के लिए हम सब लोगों ने अब टेस्टिंग को और बढ़ाने का निर्णय किया है। हम सब डिविजनल हॉस्पिटल तक टेस्टिंग शुरू कर दिए हैं और इसी सप्ताह में हम इसको पीएससी लेवल तक ले जा रहे हैं और जो कंटेनमेंट जोन है उस कंटेनमेंट जोन को भी बेहतर तरीके से देखरेख करने का प्रयास किया जा रहा है। सर, लेकिन नंबर ऑफ पेशेंट जो बढ़ रहे हैं तो आपके कोविड अस्पताल में उतने बेड्स हैं या सबको आप होम आइसोलेशन का भी ऑप्शन रखेंगे? नहीं, देखिए, जो मरीज जैसा है उसके साथ वैसा ट्रीटमेंट करने का प्रोटोकॉल है। जो एसिम्प्टोमेटिक मरीज है जिसमें कोई लक्षण नहीं है वो होम आइसोलेशन में रह सकते हैं, बशर्ते घर में उनको रहने के लिए एक अलग कमरा होना चाहिए और उनको सेल्फ डिक्लेरेशन इस बात का देना होगा कि मैं होम आइसोलेशन में हूँ, लेकिन मेरी तबीयत में थोड़ी सी भी मुझे यदि कोई दिक्कत आएगी तो मैं सूचना भी दूंगा। और स्वास्थ्य विभाग की तरफ से भी ये कोशिश हो रही है कि हम जो डिक्लेयर करके होम आइसोलेशन में रह रहे हैं हम उनका भी हालचाल लेते रहें। उसके अतिरिक्त यदि किसी को ज़रूरत पड़ती है
थोड़ा चिकित्सकीय सुझाव का या दवाइयों का, तो उसके लिए आइसोलेशन सेंटर्स हमारे बने हुए हैं पूरे राज्य में, और उन आइसोलेशन सेंटर्स के अंदर वैसे कोरोना के पॉजिटिव मरीजों को रखा जाता है। उसके ऊपर का एक ग्रिड है जहाँ पर ऑक्सीजन की सुविधा रहनी चाहिए। पाटलिपुत्रा जो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स भी जो हमारा बना हुआ है, आप वहाँ पे देख रहे हो कि वहाँ पर ऑक्सीजन कंसंट्रेटर सभी बेड्स पे लगे हुए हैं। तो जिनको ऑक्सीजन की ज़रूरत है उनको हम वहाँ ले जाते हैं, और जो गंभीर मरीज हो जाते हैं, मतलब जिनको बहुत सारे सिम्टम्स होने लगते हैं या डॉक्टर को लगता है कि नहीं इनको अब हायर सेंटर में रेफर करना चाहिए, तो फिर डॉक्टर जैसा एडवाइस करता है उसके अनुसार उनको हम बड़े हॉस्पिटल में यहाँ पे जांच देने पे जांच की रिपोर्ट आने में 48 घंटे से 72 घंटे क्यों लग रहा है? नहीं, सामान्य रूप से 2 दिन तो लगते हैं। किसी दिन ऐसा हुआ होगा जब एक दिन ज़्यादा समय लग गया होगा। आपने देखा होगा कि बीच में RMRI कभी 2 दिन 3 दिन बंद हो गया, कभी IGIMS बंद हो गया। वो इसलिए कि उस लेबोरेटरी में काम करने वाले हमारे जो स्टाफ होते हैं वो संक्रमित हो जाते हैं। तो संक्रमित होने के बाद फिर उसका जो प्रोटोकॉल है उसको फॉलो करना पड़ता है, फिर उस पूरे लैब को सैनिटाइज करना पड़ता है। तो इसके कारण कभी एक आध दिन की समस्या आई। मेरा एक अंतिम सवाल है कि बिहार सरकार के मंत्री हों, अधिकारी हों, या आप लोगों के कर्मचारी हों, या पार्टी के नेता कार्यकर्ता हों, कोई भी बिहार सरकार के अस्पताल में ना रहकर एम्स ही क्यों जाना चाहता है, और एम्स में ही उनका इलाज क्यों हो रहा है? सभी अस्पतालों में इलाज हो रहे हैं। जो भी हमारा कोविड डेडिकेटेड हॉस्पिटल है, आप नालंदा मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल के अंदर भी 200 से अधिक मरीज हमारे हैं। जो गया मेडिकल कॉलेज अस्पताल है, चाहे भागलपुर मेडिकल कॉलेज अस्पताल है, उन सभी जगहों पर हैं। और पटना एम्स में भी लगभग इसी तरीके से मरीज हमारे रह रहे हैं। स्वाभाविक रूप से जो मरीज पटना आना चाहते हैं उनके सामने 2 ही ऑप्शन रहता है, या तो वो एम्स में जाएं या NMCH में जाएं, और इन्हीं 2 अस्पतालों में वो जाते हैं। तो आपको बिहार के स्वास्थ्य मंत्री से इस प्रश्न का स्पष्ट उत्तर मिला कि बिहार के विधायक, मंत्री या अधिकारी सरकारी अस्पतालों में क्यों नहीं जा रहे हैं, जो बिहार सरकार के सरकारी अस्पताल हैं एम्स में क्यों जा रहे हैं। क्या आपको साफ साफ जवाब मिला? जो भी स्वास्थ्य मंत्री ने कहा है उसे नोट कीजिए, अपने आसपास के अस्पतालों में उन सुविधाओं को चेक कीजिए। पटना PMCH में 100 बेड का कोविड वार्ड बनाने की बात हुई थी, क्या वो वार्ड बन गया है? बिहार से ये खबर आ रही है कि जो ठेके पर अस्पताल में जो स्वास्थ्य कर्मी हैं उन्हें 2 महीने से सैलरी नहीं मिला है। वो काम करने के दौरान हड़ताल भी करते हैं, तो सोचिए उनका ध्यान कितना बटा रहता है। तो इस तरह से जबकि पूरा हेल्थ जो बुनियादी ढांचा है स्वास्थ्य के अस्पतालों का वो अब कॉन्ट्रैक्ट के कर्मचारियों से चलता है, उनकी ये हालत है। अगर सारा इंतजाम हो भी गया है स्वास्थ्य मंत्री के अनुसार, तो अररिया से भेजे गए एक दर्शक ने जो खुद भी मरीज है उनमें से, उन्होंने एक वीडियो भेजा है कि एक मरीज जिसे कोविड-19 हो गया है, पॉजिटिव आ गया है, लेकिन अब भी वो खुद चलकर अस्पताल पहुंचा है। देखिए। करीब हम 17 तारीख की रात से भर्ती हैं। व्यवस्था बिल्कुल नील है। डॉक्टर साहब 3-4 दिन पे एक बार आए, आप सोच सकते हैं। एक बार आते हैं, मतलब दवाई मिला ही नहीं तक, एक भी मेडिसिन मुझे नहीं। रास्ते में एसबीर और इसका भाई वहाँ पे बैठो ट्रैक्टर पे एसबी चला रहा था, और उधर से हमारा लला और लली जो है वहाँ से आ रहे खेत पे से। उन्होंने देखा तो 2 बार वहाँ आगे पीछे, पहले आगे लगाया, फिर पीछे ना मरी तो दोबारा रोक दिया। में जो मुख्य अभियुक्त है यशवीर, इसको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया गया, और इसके गिरफ्तारी के बाद मुकदमे में जो आगे की विधिक कार्रवाई वो की जा रही है।
पीड़ित पत्रकार ने 3-4 दिन पहले अपनी भांजी की छेड़छाड़ की शिकायत विजयनगर थाना में की थी। उस पर कोई कार्रवाई क्यों नहीं की गई, और कार्रवाई न होने के चलते ही आरोपियों के हौसले बुलंद हुए और कहीं ना कहीं उनको पुलिस की तरफ से इस तरह की कोई सपोर्ट मिली। घटना से 2-3 घंटे पहले चौकी गए थे 4-5 चौकी की अगर जांच की जाए सीसीटीवी में आ जाएंगे। इन लोगों ने वहाँ जाके अली ने हमारा परिचित जो वहाँ पहले ही बैठा था, उसने बताया था कि ये जाके बोले थे कि विक्रम ने शिकायत करी है, पहले विक्रम को देख लेते हैं, उसके बाद विक्रम से बात करेंगे। दोनों बच्ची साथ में थी, बेटी 5 साल की, एक 8 साल की, दोनों लड़की आगे पीछे बैठा रखी थी। रोका, गिरा, रोड मारी एक ने, फिर सफारी गाड़ी से लगा के इन्हें पीछे से गोली मारी है। गाजियाबाद के एक पत्रकार ने जब अपनी भांजी के छेड़छाड़ की शिकायत की तो कुछ गुंडों ने उनको इसी जगह पर गोली मार दी। ये गाजियाबाद की माता कॉलोनी जगह है। इसका मतलब न तो जान सुरक्षित है न इज्जत सुरक्षित है। और उसके बाद में जब एफआईआर दर्ज नहीं हुई तो वो एसएसपी के पास भी गया, गाजियाबाद के वरिष्ठ पुलिस कप्तान के पास गया। उन्हें बताया कि मेरी एफआईआर दर्ज नहीं हो रही है, मुझे धमकियां मिल रही और मेरे साथ कुछ भी हो सकता है। एसएसपी ने भी उसको टाल दिया, अंत में उसको गोली मार दी। ये बदमाशों की यहाँ पर ताकत का अंदाज़ा इससे लगाया जा सकता है कि कोई मामला पुलिस के संज्ञान में डाल दिया गया, बावजूद इसके एक पत्रकार को गोली मार दी गई। तो ये तो बदमाशों की जो यहाँ पर ताकत है उसका एक छोटा सा उदाहरण है। पूरे उत्तर प्रदेश में इस तरह की घटनाएं हो रही हैं। सिर्फ गाजियाबाद में एक पत्रकार पर गोली ही नहीं चली है, बल्कि कासगंज से, यूपी के कासगंज से एक और खबर आई है जिसकी झलक आपने शुरू में देखी। ये घटना कुछ दिन पहले की है, लेकिन बलात्कार पीड़िता और उनकी मां को बलात्कार के आरोपी ने ट्रैक्टर से कुचलकर मार दिया। कमाल की ये रिपोर्ट देखिए। मां बेटी के शव सड़क पे पड़े रहे और रिश्तेदार उनकी मौत पे मातम करते रहे। वे मारे इसलिए गए क्योंकि बेटी ने अपने साथ हुए रेप का मुकदमा किया था और मां की उसमें पैरवी थी। रेप के आरोपी यशवीर पे उन्हें मारने का इल्जाम है। ये मतलब बाजार से आ रही थी दवा लेकर के अपनी, और रास्ते में यशवीर और इसका भाई वहाँ पे बैठो ट्रैक्टर पर यशवीर चला रहा था, और उधर से हमारा लला और लली जो है वहाँ से आ रहे खेत पे से। उन्होंने देखा तो 2 बार वहाँ आगे पीछे, पहले आगे लगाया फिर पीछे ना मारी तो दोबारा रोक दिया। मां बेटी के कत्ल के आरोपी यशवीर से लड़की के परिवार की पुरानी रंजिश थी। लड़की के पिता के ऊपर यशवीर के पिता महावीर सिंह की हत्या का केस चल रहा है। अच्छा, आप लोगों के बीच में कोई रंजिश है क्या? हाँ, रंजिश मानता था। किस बात की रंजिश है? वो उसका बाप मेरे साथ शराब पी के खत्म हो गया था, उसने सोचा कि इन्हें मार दिया। पुलिस ने यशवीर को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। उसके ऊपर रेप का केस पहले से था, अब हत्या का भी मुकदमा हो गया है। लड़की के पिता की तरफ से हुई एफआईआर में लिखा है कि मेरा एक मुकदमा महावीर सिंह की हत्या के सिलसिले में चल रहा है, इसलिए महावीर का बेटा और परिवार हमसे रंजिश रखते हैं। इसी रंजिश की वजह से आज शाम 5:50 पे जब मेरी बीवी और बेटी अमापुर से दवा खरीद कर आ रही थीं, तब महावीर के बेटे यशवीर ने ट्रैक्टर चढ़ा दिया, जिसमें मौके पे ही दोनों की मौत हो गई। मेरा बेटा और बेटी इसके चश्मदीद गवाह हैं। अमापुर में एक मर्डर का केस लिखा गया था, जिसमें कल घटना हुई थी। उसमें जो वादी के तहरीर पे मर्डर का मुकदमा लिखा गया था, जिसमें ट्रैक्टर से 2 व्यक्तियों को कुचलने की बात थी। इसमें जो मुख्य अभियुक्त है यशवीर, इसको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया गया है और इसके गिरफ्तारी के बाद मुकदमे में जो आगे की विधिक कार्रवाई वो की जा रही है। ये 100% पुलिस की नाकामी है। यूपी के हर गांव में एक बीट का दरोगा तैनात होता है, जिसकी जिम्मेदारी ये होती है कि वो गांव में अपने जानने वालों और अपने मुखबिरों के ज़रिए वहाँ के अपराधियों के ऊपर नज़र रखे और वहाँ के क्रियाकलापों के ऊपर भी। अगर पुलिस इस मामले को लेकर चौकन्नी होती तो यह कतई नहीं होता। कासगंज में अरशद जमाल और लखनऊ में कैमरामैन राजेश गुप्ता के साथ कमाल खान, एनडीटीवी इंडिया। जबकि इसी तरह के मामले में कुलदीप सिंह सेंगर जब विधायक थे, जिन्हें बीजेपी ने बाद में निकाल दिया, जिन्हें उम्र कैद की सज़ा हुई,
उनके संदर्भ में भी इस तरह के कई बार मामले आते थे। हालांकि जो पीड़िता की चाची और मौसी गुजरी थी जिस एक्सीडेंट में, वो जांच में नॉर्मल पाया गया था, लेकिन तब भी बलात्कार पीड़िता की सुरक्षा को लेकर बहुत सवाल उठे थे, बहस हुई थी। उसके बाद ये नतीजा है। आप दर्शक हमें बहुत सारे वीडियो भेजते हैं अपने इलाके का, अपने गाँव की सड़कों का, बाढ़ की तस्वीरें भेजते हैं, लेकिन कई बार आप गलत तरीके से तस्वीरों को लेते हैं जिनका हम इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं। सही तरीका क्या है, ये वीडियो जरूर देखिए। आपके मोबाइल वीडियो हमको रोज मिलते हैं, लेकिन उनमें से कई वीडियो अहम होने के बाद भी हम इस्तेमाल नहीं करते क्योंकि उनको सही ढंग से शूट नहीं किया गया होता है। अगर आप अपने मोबाइल को इस तरह से रखते हैं तो जो वीडियो बनता है वो इस तरह का दिखता है, लेकिन अगर आप अपने मोबाइल को इस तरह से रखकर शूट करेंगे, यानी लैंडस्केप मोड में रखकर शूट करेंगे, तो वीडियो इस तरह से बनेगा। स्क्रीन भरी हुई दिखेगी आपके वीडियो से। तो सही खबर को सही तरीके से शूट करें। तो सही तरीके से वीडियो रिकॉर्डिंग कीजिए और अपनी विश्वसनीयता का ख्याल भी, कोई हेरफेर नहीं होनी चाहिए। फरीदाबाद की महिलाएं लाठी लेकर अफसरों को खोजने लगी। वो ये काम गुलाब लेकर भी कर सकती थी, लेकिन लाठी लेने की नौबत उन्हें उनके हिसाब से इसलिए आई कि 4 साल से पानी खरीद कर पी रही हैं और पानी की समस्या का समाधान कोई अफसर कर नहीं रहा है। क्या समस्या? पानी को 8 दिन हो गए, 8 दिन से पानी बिल्कुल नहीं है। बताओ, हमारा बस की बात है ही नहीं। हमारे जी से पूरी नहीं निकल रही, हमारा मुंह बाली नहीं दे रहा, लेकिन अंदर से हाथ माथा कोस रही है। पार्षद के जाते तो पार्षद जो कहता 55 वाले ने मुझे वोट नहीं दी तो मैं किस लिए पानी दूं? अब ये बताओ गरीब आदमी कहाँ जाए? आप देख रहे हैं देश की बात 6 से 7। आपके स्क्रीन पर ये जो तस्वीरें हैं पंजाब से आ रही हैं, जहां किसान कांग्रेस के सांसद और बीजेपी के सांसद को घेर रहे हैं कि केंद्र सरकार ने जून के पहले हफ्ते में खेती से संबंधित जो 3 अध्यादेश लाए हैं कृषि सुधार के नाम पर, उनको वापस लिया जाए। इन अध्यादेशों के खिलाफ हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु के किसान भड़क उठे हैं। इन किसानों का कहना है कि पहले से ही एमएसपी के तहत 6% किसान ही को ही एमएसपी का लाभ मिलता है, यानी 94% किसान खुले बाजार में बेचते हैं, उन्हें उपज का लाभ नहीं मिलता है। इसलिए मंडी सिस्टम को खत्म नहीं किया जाना चाहिए। इन तमाम मांगों को लेकर पंजाब हरियाणा में कई दिनों से प्रदर्शन हो रहा है। आपने पिछले दिनों भी देखा कि किस तरह से ट्रैक्टर के जरिए प्रदर्शन हुआ है। मोहम्मद गजाली हमारे साथ हैं। आज भी ये दूसरा दिन भी ये प्रदर्शन जारी रहा। मोहम्मद गजाली, किन किन सांसदों को घेरा गया है इस आंदोलन के दौरान? आज जो है कांग्रेस के जो अमृतसर के सांसद हैं गुरजीत औजला, उनके घर के बाहर प्रदर्शन हुआ। भाजपा के गुरदासपुर के सांसद हैं सन्नी देओल, उनका जो घर है पठानकोट जिले में, उनके घर के बाहर भी प्रदर्शन हुआ। और पूर्व मुख्यमंत्री जो पंजाब के हैं अकाली दल के प्रकाश सिंह बादल, उनके घर के बाहर जब किसान प्रदर्शन कर रहे थे तो उनकी और किसानों और पुलिस के बीच झड़प भी हुई है, जो अभी अभी खबर आ रही है। जहां तक अध्यादेश की बात है रवीश, यहां पर 3 अध्यादेश तो किसान या खेती से रिलेटेड है। एक चौथा भी कानून है जो सरकार लाना चाह रही है अगले जब भी मानसून सत्र शुरू होगा पार्लियामेंट का, वो इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल है। उसको लेके भी किसान परेशान है, क्योंकि अभी जो पंजाब में खास करके क्यों किसान उससे परेशान है, क्योंकि अभी पावर सब्सिडी जो मिलती है किसानों को वो फ्री पावर है, उसमें सब्सिडी नहीं, फ्री पावर कनेक्शन दिए जाते हैं राबी और खरीफ दोनों सीजन में। यानी चावल और गेहूं के सीजन में जब किसान खेती करते हैं तो उनको ट्यूबवेल कनेक्शंस दिए जाते हैं फ्री में, और 8 घंटे और 4 घंटे इस तरह के सीजन में पावर अनइंटरप्टेड सप्लाई होती है। अब जो ये पावर इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल, जिसके लिए केंद्र सरकार की तरफ से आर के सिंह जो हैं उन्होंने काफ़ी राज्यों से बात भी की, तो इस बिल में एक प्रावधान ये है
कि अब जो है किसानों को आप फ्री पावर नहीं देंगे बल्कि किसानों को सब्सिडी देंगे। इसका मतलब ये है कि पहले आप उनके मीटर्ड कनेक्शन दीजिए विथ मीटर, जहां पर पावर बिल्स आएंगे उस बिल को किसान पहले जमा करेंगे और उसके बाद किसानों को उसकी सब्सिडी दी जाएगी। इसको लेके किसान इसलिए परेशान है क्योंकि उनको लगता है कि सूबे की जो सरकार है, राज्य सरकार की जो वित्तीय कंडीशन है यानी फाइनेंशियल कंडीशन जो है वो इतनी खराब है कि वो किसानों को बाद में सब्सिडी कहां से देंगे। अभी फ्री में चल रहा है तो उनकी खेती चल रही, तो ये भी एक कानून है जिसके खिलाफ जो है किसान प्रदर्शन कर रहे हैं। दूसरी ये बात किसानों का कहना है कि आप जितने भी खेती और किसानों से रिलेटेड इश्यूज हैं उसमें बिना किसानों को कंसल्ट किए आप कानून बना देते हैं। तो इन सब के विरोध में आज सांसदों और नेताओं के घर के बाहर विरोध प्रदर्शन किए हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया मोहम्मद गजाली। तमिलनाडु में भी इस फ्री पावर के जो प्रस्ताव है, ड्राफ्ट है, मसौदा है, उसको लेकर वेल्लोर में, त्रिची में और रानीपेट में प्रदर्शन किया है। त्रिची में तो तमिलनाडु के किसानों ने कलेक्टर के दफ्तर को ही कई घंटों तक के लिए बंद कर दिया था, लेकिन किसानों का मुद्दा है इसलिए किसान अपने भरोसे अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। लेकिन सोचिए कि इस मुद्दे का कितना कम कवरेज हुआ मीडिया में, लेकिन इसके बाद भी किसान अपने हितों से संबंधित होने वाले फैसले को लेकर बैंक कर्मचारियों या रेल कर्मचारियों से कहीं ज़्यादा सजग और सतर्क हैं। बाकी राजनीति की खबरें। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा है कि बंगाल को बंगाल के लोग चलाएंगे, गुजरात के नहीं। तृणमूल कांग्रेस की सालाना शहीद दिवस रैली में ममता ने कहा कि राज्य में सांप्रदायिक माहौल बिगाड़ने की साजिश की जा रही है। बीजेपी की ओर इशारा करते हुए ममता ने कहा कि एक पार्टी हिंदू मुस्लिम दंगे भड़काने की साजिश कर रही है। ऐसे लोग ये याद रखें कि सभी धर्म बराबर हैं। शहीद दिवस रैली के साथ ही ममता बनर्जी ने बंगाल में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव के अभियान का आगाज कर दिया। तमिलनाडु में आज विपक्षी डीएमके ने राज्य में बढ़ते बिजली बिल के खिलाफ प्रदर्शन किया। चेन्नई में यह प्रदर्शन डीएमके अध्यक्ष एमके स्टालिन के नेतृत्व में किया गया। डीएमके नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री दयानिधि मारन ने कहा कि तमिलनाडु में कितना विरोधाभास है कि जब लोगों को लॉकडाउन की वजह से घर में रहने को कहा जा रहा है तो राज्य सरकार जनता से बिजली का 5 गुना बिल वसूल रही है। जब केरल और महाराष्ट्र जैसे राज्य इस मामले में राहत दे रहे हैं तो तमिलनाडु सरकार बिजली बिल इतना बढ़ाकर क्यों दे रही है। बीजेपी ने लोकसभा में अपने सांसद राकेश सिंह को पार्टी का चीफ व्हिप नियुक्त किया है। संजय जायसवाल को बिहार बीजेपी का अध्यक्ष बनाए जाने के कारण लोकसभा में बीजेपी के चीफ व्हिप की जगह खाली हुई थी। नए चीफ व्हिप राकेश सिंह मध्य प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष रह चुके हैं। राज्यसभा में बीजेपी ने शिव प्रताप शुक्ला को पार्टी का चीफ व्हिप नियुक्त किया। शिव प्रताप शुक्ला पूर्व वित्त राज्य मंत्री हैं। उनसे पहले नारायण लाल पंचारिया राज्यसभा में बीजेपी के चीफ व्हिप थे और अप्रैल में उनका कार्यकाल खत्म हो चुका है। आप देख रहे हैं देश की बात 6 से 7। कोरोना वायरस का कहर बरकरार है और ऐसे में बच्चों में कोविड से जुड़ी अलग अलग तरह की बीमारी देखने को मिल रही है। मुंबई के वाडिया चिल्ड्रन अस्पताल में अब तक 100 बच्चे कोरोना पॉजिटिव हुए हैं, जिनमें से 18 बच्चे PMIS यानी पीडियाट्रिक मल्टी सिस्टम इन्फ्लेमेटरी सिंड्रोम के शिकार हैं। 2 बच्चों की इससे मौत भी हो गई है। पूजा भारद्वाज की रिपोर्ट देखिए। कोविड के सितम के बीच इससे ही जुड़ी नई बीमारी हमारे बच्चों के लिए बड़ा संकट लाई है। मुंबई के वाडिया चिल्ड्रन अस्पताल में करीब 100 से ज्यादा बच्चे कोविड पॉजिटिव पाए गए हैं और इन पॉजिटिव बच्चों में से करीब 18 बच्चों में पीडियाट्रिक मल्टीसिस्टम इन्फ्लेमेटरी सिंड्रोम के लक्षण मिले हैं। पिम्स नाम की ये नई और दुर्लभ बीमारी कोरोना इन्फेक्शन के वक्त या फिर थोड़े समय के बाद भी बच्चों में देखी जा रही है। इस अस्पताल में अब तक इस बीमारी से 2 बच्चों की मौत हो चुकी है।
2 केसेस मरे हैं, जो एक में कोमॉर्बिडिटी जो बोलते हैं, उनको सीवियर तरह की कैंसर के साथ कोविड थी, तो उनकी जो सिम्टम्स अलग सी थी। और एक जो बच्ची थी वो जब आई थी बहुत ही सीरियस थी, उनको ऑलरेडी 2 हफ्ते की इलनेस बाहर थी और फिर हमारे यहाँ रेफ़र किया गया और कैजुअल्टी में ही उनको इंट्यूबेशन करके वेंटिलेटर पे ऊपर हमको इमीडिएटली डालना पड़ा और 6 घंटे के अंदर बच्चे की मौत हुई, क्योंकि हमको टाइम नहीं मिला उनकी सपोर्ट करने के लिए और दवा की असर होने के लिए। दूसरे जो केसेस हैं, हम बहुत सारे ऑलमोस्ट अभी 4 केसेस अभी भी हॉस्पिटल में रिकवर हो रहे हैं और दूसरे हम डिस्चार्ज कर रहे हैं। रविंदर बोरकर बताते हैं इनकी 10 साल की भतीजी को पिम्स है। ये पता लगाने में उन्हें काफी समय लगा, कई डॉक्टर भी बीमारी समझ नहीं पाए। मेरे भाई की लड़की है 10 साल की, रिद्धि बोरकर। जब ही अपने एरिया के जो फैमिली डॉक्टर है, वो लोग ने मलेरिया है, टाइफाइड है, ऐसे बोल के 2-3 दिन हम लोग घूमे इधर उधर। उसके बाद में फिर मेरे इधर ही काम करता हूँ, स्टाफ हो, सिक्योरिटी स्टाफ, इसीलिए मैं ड्यूटी पे रहते हुए वो डॉक्टर ने बताया कि भाई इसका बीपी बहुत डाउन है। तभी इधर लेके आए थे, तभी उसका बीपी अंडर 70 कुछ कम था। तभी IVIG करके हमारे डॉक्टर ने बहुत कुछ सब ट्रीटमेंट चालू किया इमरजेंसी में। IVIG जो इंजेक्शन है वो इमरजेंसी हमको चालू करके हम मेरे बच्चे को ठीक किया है, अभी भी ठीक है आइसोलेशन वार्ड में। पिम्स का पता सबसे पहले जापान के बाल रोग विशेषज्ञ टोमिसाकु कावासाकी ने लगाया। इसके लक्षण हैं बुखार आना जाना, स्किन में रैश होना, आंखें लाल होना, सुस्त रहना, पेट संबंधी बीमारी जो संक्रमण के बीच रह रहे बच्चों को घेरती है। जबकि भारत में पिम्स 10 महीने से लेकर 15 साल तक के बच्चों में देखने को मिल रहा है और वक्त पर इलाज ना मिले तो ये स्थिति चिंताजनक हो जाती है। कभी एनी फीवर मोर देन 101 के ऊपर फॉर 2 to 3 डेज अपने को सोचना चाहिए। बुखार के साथ पेट में दर्द, जुलाब, उल्टी हो सकता है। 100% को बुखार रहेगा तो 80% को पेट का दर्द और जुलाब उल्टी होगा। आँखों लाल, 60% बच्चे लोग को आँख की लाल हो सकती है। दूसरे 50-60% बच्चे लोग को जबान लाल या जबान में छाले हो सकते हैं। इसके साथ 30 to 40% ऑफ द पेशेंट को, 30 से 40 गुना पेशेंट को हाथ में रैश आ सकता है या हाथ और पैर में सूजन आ सकता है या बॉडी में कहीं भी रैश आ सकते हैं। तो बच्चे जब बीमार होते हैं तो ये सब सिम्टम्स पे ध्यान देना चाहिए। अगर 2 या 3 सिम्टम्स आते हैं तो तुरंत डॉक्टर को कांटेक्ट करना चाहिए। हर ऑल्टरनेट डे और 2 दिन में एक बार एक बच्चों तो आता है। बड़े गवर्नमेंट हॉस्पिटल और वाडिया हॉस्पिटल में नील उन लोग ने 100 जितने देख चुके हैं। ये बीमारी किस तरह के बच्चों को हो रही है, इसका सही और पुख्ता इलाज कैसे हो, इससे कैसे बचा जा सके, इसको लेकर मुंबई में डॉक्टर्स की टीम रिसर्च कर रही है और ICMR केंद्र सरकार को इसकी जानकारी दी जा रही है। मुंबई के साथ साथ चेन्नई, दिल्ली और जयपुर में भी ऐसे मामले रिपोर्ट होने की खबर है। मुंबई से पूजा भारद्वाज, NDTV इंडिया। वेरी गुड। कितनी ज़रूरी रिपोर्ट है। असल में हमें इस बात की बहुत कम जानकारी है कि कोविड-19 से ठीक होने के बाद, चाहे वो बच्चे हों चाहे बड़े हों, उनके भीतर किस प्रकार के स्वास्थ्य से संबंधित, बीमारियों से संबंधित परिवर्तन आ रहे हैं। एक ज़रूरी सूचना और भी है कि इस दौर में आर्थिक कारण या स्वास्थ्य के कारण या फिर तालाबंदी के नियमों के कारण कई तरह के मानसिक विकार पैदा हो रहे हैं। लोग मानसिक रूप से बहुत परेशान हैं। तो केंद्रीय मानव संसाधन मंत्रालय ने एक वेबसाइट बनाया है जिसका पता है manodharpan.mhrd.gov.in और एक राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर बनाया गया है जिसका नंबर है 844-844-0632 844-844-0632। कभी भी लगे कि आप मानसिक रूप से परेशान हैं, बेझिझक आप सलाह लें, हम लोग भी लेते हैं। इसमें किसी भी प्रकार की संकोच की बात नहीं है। ऐसी सलाहों से बहुत ज़्यादा फायदा होता है, तो इसलिए झिझकिएगा नहीं,
कोई गलत रास्ता मत लीजिएगा। सही रास्ता यही है कि 844-844-0632 पर फोन मिलाइए, देखिए ये व्यवस्था कितनी अच्छी है या नहीं। तो आप देख रहे थे देश की बात 6 से 7। नमस्कार।